नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 के आसपास गोरखपुर शहरी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहेंगे। यह पहली बार है जब 5 बार के पूर्व लोकसभा सांसद योगी आदित्यनाथ राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने इससे पहले योगी आदित्यनाथ को पार्टी का सीएम चेहरा घोषित किया था। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के पूर्व सहयोगी निषाद, पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान के अंदर एक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर क्लब में मतदाता जागरूकता सम्मेलन और नेपाल लॉज के अंदर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह तो ही खबर की बात, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के नामांकन दाखिल करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी समीकरण क्या बदलेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना, विधानसभा का चुनाव लड़ना समीकरणों को बदलने वाला है? क्योंकि जिस तरह से हम देखें पूर्वांचल के अंदर गोरखपुर से चुनाव लड़ना और पूर्वांचल के समीकरणों को साधना योगी आदित्यनाथ के लिए क्या और ज्यादा आसान हो जाएगा? क्या विपक्षियों के लिए मुश्किल भरा होगा? तमाम सवाल हैं। उन तमाम सवालों के बीच में 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे। 7 चरणों में मतदान होगा। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट में यह साफ होगा कि क्या बीजेपी की यह रणनीति काम आई या इस रणनीति में कहीं चूक हो गई। तमाम सवाल होंगे। विपक्षियों के लिए हावी हो जाएंगे क्या योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अभी साध रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे, चरण बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पूर्वांचल की तरफ ये रेला बढ़ता जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश को साधने के लिए जब बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर आते हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा, यह बड़ा सवाल उठेगा। लेकिन 5 साल के कामकाज में मोहर लगाएगी जनता या फिर इस बार किसी और को देगी मौका, यह खुद में एक बड़ा सवाल है। और इसी बात को लेकर टीवी डिबेट से लेकर और चाय की चौपाल तक, पान की दुकान से लेकर और तमाम बाजारों तक चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार को मौका देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 साल के अंदर कई योजनाएं पूरी हुई तो कई योजनाएं अभी और पूरा होना बाकी हैं और इन सब को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड 10 मार्च को आएगा। लेकिन उससे पहले अब तमाम कोशिशें, क्योंकि जिस तरह से चुनाव शुरू होता है, नामांकन भरना, पहले चरण, दूसरे चरणों, ऐसे 7 चरणों के लिए अगर देखें तो लगातार कामकाज पर मोहर लगाने के लिए सरकार के स्तर पर भी कामकाज होगा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन करेंगे, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ वहां देखने को उनको मिला, एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। करने पहुंच रहे हैं और ये वो कलेक्ट्रेट परिसर है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे योगी आदित्यनाथ नामांकन करने पहुंचेंगे। ऐसे में कल थोड़ी आंधी तूफान की वजह से स्थितियां थोड़ी आपको इस तरह से नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन और सफाई कर्मी लगे हुए हैं और स्थितियों को पूरी तरह से सामान्य कर रहे हैं। ठीक सामने जो न्यायालय अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व का आपको कमरा नंबर 24 दिख रहा है, उसी कमरे में आकर के योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे नामांकन करेंगे और उनके साथ अमित शाह होंगे। ठीक बैरियर की इस तरफ से आप देखेंगे जो ये मेन गेट है, इस मेन गेट के जरिए जो है योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ये लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। और आपको मैं बता दूं कि गेट के बाहर मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं, इसलिए क्योंकि मैं वो रास्ता दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो बैरियर है, उस बैरियर के साथ से जो है अपने समर्थक के साथ योगी आदित्यनाथ इस जगह पहुंचेंगे। क्योंकि उनके पूरे रूट मैप की अगर मैं आपको बता दूं तो तकरीबन 9 बजे जो एक विशेष पूजा करने के बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ के लिए रवाना हुए हैं। और ठीक आप देखेंगे कि ये जो बैरियर है, ये बैरियर यहाँ पे लगाया गया है, इसके बाद से कोई गाड़ियां नहीं आएंगी। और इस बैरियर के सीधे जो इधर दाहिने साइड में जो रोड गया है, जिस तरफ आपको पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है, उसी रोड से होते हुए योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे। उससे पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में उनका एक कार्यक्रम है जिसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जो है स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर देख रहे हैं आप कि वहाँ बैरिकेडिंग पे पूरी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। और गोरखनाथ मंदिर से निकल करके फ्लाईओवर होते हुए धर्मशाला, ट्रैफिक चौराहा और कार्मल होते हुए, रोडवेज बस होते हुए, हरिओम नगर होते हुए सीधे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। और वहां पे कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद यानी 11:30-12 बजे के आसपास वो जो है अमित शाह के साथ इसी रास्ते पैदल आएंगे और नामांकन कक्ष में पहुंचकर नामांकन करेंगे। तो इसको लेकर के पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अभी कुछ ही देर बाद जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे और नामांकन करके इस चुनावी रण की शुरुआत करेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।
तो नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए दिग्गजों की फौज वहां पर मौजूद होगी। और दिग्गजों की फौज वहां पर मौजूद होगी तो फिर न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास की विधानसभा सीटें, आसपास के जिले, पूरे पूर्वांचल का अगर मैं जिक्र करूं तो किस तरीके से वहां पर समीकरण बदलेंगे, एक बार फिर से हवा ताजा हो जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। नामांकन में गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रभारी है वो मौजूद रहेंगे, यहां कई और बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। गोरखपुर का अगर मैं जिक्र करूं, यहां पर योगी आदित्यनाथ एक सांसद के तौर पर चुने जाते रहे, एक लंबे समय तक यहां पर काबिज रहे। 2017 में बुलावा आया लखनऊ से तो पहुंच गए लखनऊ, सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, 5 साल तक सरकार चलाई और 5 साल बाद अब अपने ही गृह क्षेत्र में वापस विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। वहां पर चुनाव लड़ेंगे, सदर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। जनता को फिर से उन्हें चुनकर वापस विधानसभा में भेजना है या नहीं भेजना है, यह तय करेगी जनता जनार्दन जो होती है अब चुनावों के दौरान। और इसी पर बात करने के लिए हमारे 3 पार्टी से जो बड़ी पार्टियां इस वक्त चुनाव में दस्तक दे रही हैं, उन पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए अशोक पांडे हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए चंद्रेश सिंह हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री हैं अशोक यादव जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अशोक साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज नामांकन भरेंगे, नामांकन के साथ ही साथ अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद रहेंगे, दिग्गज वहां पर मौजूद रहेंगे। पहले तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए इस पर, उसके बाद मैं विपक्षियों से भी सवाल कर लूंगा। चलिए, देखिए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज नामांकन करेंगे। निश्चित तौर पे अमित शाह जी हो, प्रधान जी हो, ये सारे लोग आप देख रहे हैं जिस तरह से एक कार्यकर्ता की ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हो और चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, जब चुनाव अगर आता है तो निश्चित तौर पे एक कार्यकर्ता की तरह दिन रात ये भाव दूसरे दलों को भी सीखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज उनका नामांकन होगा और जिस तरह से हमने 5 साल हमने काम किया है, हमने सबका साथ सबका विकास किया है, उस आधार पे हमको सबका विश्वास मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा अशोक साहब, आप कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता, हर बड़ा चेहरा एक चेहरे के पीछे खड़ा होता है, हर चेहरे के पीछे खड़ा होता है, बल्कि मैं कहूंगा कि आप कैंडिडेट नहीं टिकट मान के चलते हैं कि हमने एक कैंडिडेट को टिकट दिया। मुझे ये बताइए, कहीं इस बात का तो डर नहीं होता कि एक बड़ा चेहरा है, हार गया तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पूरी ताकत झोंक दी जाए? देखिए इसमें जनता शिरोधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम आश्वस्त हैं, हमने काम किया है, उस काम के आधार पर हम जीतेंगे। काम के आधार पर चुनाव में उतरे हैं, काम के आधार पर चेहरा होगा, काम के आधार पर जनता जनार्दन आपको चुनेगी, ये बिल्कुल तय है। अशोक यादव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के एक बड़े चेहरे की तरफ से एक बयान आया, उसमें यह कहा गया कि योगी आदित्यनाथ तो नामांकन भर ही रहे हैं और इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम आ रहे हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी आ रही है तो समाजवादी पार्टी कहां है फिर? ये तो देखिए, पिछले 2 महीने में आपके सारे चैनल, सारे पत्रकारों ने यहां तक कहा है कि आने वाले वक्त में, कई चैनल ने दिखाया भी है कि 250 सीटें हमारी, 275 हमारी। अब ये अलग बात है, कुछ चैनल बेचारे ऐसे हैं जिनके बारे में, आपका चैनल तो मैं तारीफ इसलिए करता हूं कि मैं मुझे बुलाते हैं और मैं सच्ची बात करता हूं और फिर भी मुझे बुलाते हैं। देखिए, मैं शायर हूं, सबसे पहले 2-4 पंक्तियां पढ़ूंगा कि बिल्कुल तहजीब सियासत पर जहरीले साए हैं। अभी पिछली बार मुझे जो आपके साथ वाले प्रवक्ता मिले थे जी, तो हमारे पिछले वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, 2-3 लोग थे। पहले गौरव भाटिया मिले, इससे पहले हमारे एक दिन वो सुधीर मिश्रा जी मिले थे। तो देखिए, सब चलता है कि सुनिएगा कि तहजीब सियासत पर जहरीले साए हैं, चेहरे पे नया चेहरा कुछ लोग लगाए हैं, यहाँ संत फकीरों की महिमा ही निराली है। ये पूरे देश के संतों की बात करता हूँ, बाबाओं की, मैं बहुत विरोधी उनका हूँ। ये भी योगी जी उससे दूर नहीं है कि यहाँ संत फकीरों की महिमा ही निराली है, माला भी गले में है, खंजर भी छुपाए हैं। 5 साल के अंदर जो करके दिया है, बेरोजगारी, जिस तरह से शिक्षा खत्म कर दी, लोगों को भिखारी बना दिया, आप समझिए खड़ा कर दिया लाइन में, 2-2 किलो गल्ला डाल दिया। सारे दुनिया ने ये देखा यूपी कितना गरीब हो गया है। यहाँ का किसान मजदूर 70% आदमी यहाँ जा के गल्ला ले रहा है 2-2 किलो।
भाई फैक्ट्री अशोक लगा साहब, मैं देते आपको बड़ी। एक सेकंड नहीं, के नहीं, लिए यहाँ पर सुनिए। रोक रहा हूँ। आपने चंद नहीं, नहीं, पंक्तियों का जिक्र किया, मैं भी कुछ चंद पंक्तियों का इंतजार आपको इजहार कर देता नहीं, हूँ, आप लेकिन उससे सुनाइए, पहले कोई कुछ दिक्कत कुछ नहीं। कुछ तस्वीरें मैं दिखा दे रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, गोरखनाथ हाँ, पीठ वो में बता मौजूद दीजिए। हैं, और आपसे वहां मैं पर आपसे पूजा अर्चना बोलूंगा। करने के बाद नामांकन करेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हाँ, हूँ। नामांकन हाँ। करेंगे और ये सीधी तस्वीर आप सीएम योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं। अशोक साहब, अभी भी आपने कहा ना कि नए चेहरे लगा लेते हैं लोग, जहरीले साए हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के समेत 14 से ज्यादा विधायक आपकी पार्टी में शामिल हो गए। वो दो लाइनें भी कही गई हैं एक नगमे के अंदर कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर नए चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो फिर नए चेहरे के साथ तो आप भी उनका स्वागत कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए, ये जो पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, देखिए इनके साथ अशोक की भाई ये- ने नहीं, देश के नहीं, संत नहीं, महात्माओं का अपमान किया, ये दुर्भाग्यजनक। अपमान। अरे सारे भाई, संतों अच्छा महात्माओं बताइए। को आपने कहा अरे अरे पंजे अरे मैं छिपाए आपसे रहते नहीं हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है इस अशोक भाई। देश को बर्बाद करने वाले हमारे संत महात्मा हैं। आसाराम बापू ले लीजिए, रामपाल ले नहीं, लीजिए, ये राम संत रहीम ले नहीं, महात्मा लीजिए। आप नहीं कुछ है, चेहरों, आप नहीं ये- नहीं, ये आप कुछ चेहरों की वजह से संत महात्माओं के ऊपर तो सवाल नहीं उठा सकते। यादव साहब, आप भी तो हिंदू धर्म से ही अरे हैं। भाई संत नहीं, महात्मा अरे है। धर्म, अरे मेरा मेरा विश्वास ध्यान सरस्वती विवेकानंद जी में है। ये कथित संत जो हाँ, होता तो है। आपने सबको ने जो अच्छा, तोड़ चलिए, दिया, आपने कहा सारे संतों महात्मा को मैं कह रहा हूँ खंजर छिपाए हैं। अरे ज्यादा आराम देखिए, चंद्र साहब आपके पास। जो चीज 90% होती है, मैं देखिए, मैं भी राजनीति करता हूँ। आप ही कह रहे हैं कि 90% संत खराब है? 90% तो निश्चित तौर पर है भाई। जहां भी छापा पड़ता संतों के यहाँ क्या मिलता है? लड़कियां मिलती हैं, पैसा मिलता है। अच्छा, नरेंद्र गिरी कितने महान संत थे, मैं उनकी आपकी हत्या बात से हो गई। इत्तेफाक नहीं रखता। खैर, ये विवाद का विषय भी नहीं है और ना ही डिबेट का विषय है। ठीक है, मैं चंद्रेश साहब के पास जा रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। अशोक, दोनों जी, चलिए, अशोक यादव, अशोक पांडे, मैं दोनों आपके पास आऊंगा। चंद्रेश साहब, मैं विषय बदल के बात करूंगा। देखिए, चलिए। ऐसा मैं आऊंगा है सर, कि अभी हमने पूरा एक दोनों घंटा हमारे प्रवक्ताओं पास है, की आराम से बातों डिबेट को करेंगे। सुना और बड़ी ध्यान पूर्वक सुना। सबसे पहले मैं अशोक यादव जी की बातों का खंडन करना चाहूंगा कि जो संत समाज पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, यूनिवर्सल आरोप लगाए हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हमारी ये मेरी संस्कृति, हमारी कविता की परंपरा शायरी के दो और लाइन हमारे हैं। भारतीय मूल्यों के ध्वजवाहक के रूप में संत समाज रहा है और अत्यंत समस्याओं में, पीड़ा में रहते हुए भी हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया है, परंपराओं का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए मैं संत समाज को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ लोग हैं जो वास्तव में संत नहीं है, संत की वेशभूषा में उन्हीं की बात आपराधिक कर रहा हूं। कुछ लोगों का प्रवृत्ति के जिक्र कर, व्यक्ति हम हैं, कुछ तो लोगों का उनको जिक्र हम करके इससे पूरे बाहर संत रखेंगे, समाज पर सवाल नहीं उनको उठा हम सकते इससे ना चंद्रेश बाहर साहब। रखेंगे। संपूर्ण संत समाज के लिए ऐसे बिल्कुल। शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है अशोक साहब दूसरी को माफी भी मांग चीज, लेनी और जो चाहिए। अपराधी हैं उनके लिए अपराध सजा भी कानून ने प्रावधान किया है और वो दंडित भी हो यादव रहे जी, हैं। संत समाज से माफी भी मांग लीजिए, नहीं तो एक और दूसरी विवाद खड़ा हो बात- जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ। संत समाज ने देश को बर्बाद कर दिया है। दूसरी वाह बात, वाह वाह, मैं आप ध्रुवीकरण के लिए अब संत भारतीय समाज जनता को बर्बाद, प्रवक्ता- कैसी बातें कर रहे हैं यादव भारतीय साहब? जनता पार्टी कैसी के बातें कर रहे हैं? प्रवक्ता- मतलब ध्रुवीकरण है, चुनाव सर पे, तो आप संत समाज को बर्बादी का अच्छा, वजह अच्छा, वजह बता मैं- देंगे? मेरी बात नहीं, पूरी हो जाने दीजिए, देखिए, मैंने मेरी बात गजल पूरी के हो शेर जाने कहा दीजिए, है। फिर अशोक यादव जी की प्रतिक्रिया लीजिएगा। मेरे को जो कहना था वो मैंने कह दिया। मैं अशोक पांडे जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि योगी जी ने विकास किया है। योगी जी ने विकास किए होते तो ये शायद मथुरा से, अयोध्या से चुनाव लड़ने का साहस कर पाते, लेकिन वो गोरखपुर गए हैं और गोरखपुर में उनको चुनाव जीतने का राह इतना आसान नहीं है जितना संगठन के लोग समझ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया स्टेट बना दिया है। यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को बढ़ावा देने का काम किया है। जरा गोरखपुर के कुछ विकास कार्यों को मैं आपसे सामने प्रस्तुत कर दूं और अशोक पांडे जी की मैं उस पर प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। बिल्कुल। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मोहद्दीपुर तक मुख्य मार्ग 4.5 साल में ये ठीक नहीं कर पाए। गोरखपुर से दोहरी घाट मुख्य मार्ग को ये 4.5 साल में ठीक नहीं कर पाए। गोरखपुर की सभी कॉलोनियों में पानी के जमाव की समस्या आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसा पहले था। गोरखपुर में हर साल बाढ़ आता है और हजारों परिवार विस्थापित होते हैं और योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए जारी होते हैं, लेकिन विस्थापितों की समस्या का आज भी समाधान 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कर पाया। और जिस क्षेत्र से, गृह जनपद से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वहीं पर मेडिकल कॉलेज में एक संविदा कर्मी समय से वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या कर लेती है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को मूल्यांकन करना चाहिए। और एक बहुत बड़े घोटाले की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर वो एक प्राइवेट नर्सिंग यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं। उन्होंने वहां के आसपास के लोगों की जमीन को जबरदस्ती स्टाम्प पेपर पर लिखवाकर, रजिस्ट्री करवाकर, औने पौने के दाम देकर
और कब्जा करके वहां पर अपना यूनिवर्सिटी बनाने का काम किए हैं मंदिर के नाम से। गोरखपुर की जनता इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मत देगी और योगी आदित्यनाथ जी को विधानसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको गोरखपुर लेकिन चंद्र साहब, सबके दामन में छेद हैं। रायबरेली अमेठी का मैं जिक्र कर लेता हूं। आपके गांधी परवाने लंबे दौर तक वहां पर दशकों तक रहे हैं। मुझे ये बताइए कौन सा आपने स्मार्ट सिटी बना दिया उस जगह को? फिलहाल ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। पांडे साहब बताइए, जिस तरह के सवाल हैं, गोरखपुर से ही चुनाव क्यों? हाँ, इसलिए कि गोरखपुर उनका क्षेत्र है, गोरखपुर से सांसद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर में एक बीमारी, बच्चों की बीमारी आती थी जिसमें हर साल सैकड़ों बच्चे काल कलुषित हो जाते थे। वो समस्याएं अशोक पांडे जी आज भी है। आप विपक्ष में रहते थे तो आवाज थे, और सत्ता पक्ष में है तो आज आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर में आज भी हजारों बच्चे हर साल मरते हैं और पिछले 4.5 साल से मर रहे हैं। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड मेडिकल कॉलेज में आपसे छुपा है क्या? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, काबू पाया जा चुका है। न होने के कारण सैकड़ों बच्चों ने वहां पर अपनी जान गंवाई। और जिस व्यक्ति को आपने गलत तरीके से जेल में बंद किया, उस डॉक्टर को न्यायालय ने बाइज्जत बरी करने का काम किया। तो आप झूठ का पुलिंदा चाहे जितना बना लीजिए, सच्चाई छूट नहीं सकती झूठ के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसलिए ये कमल का फूल कागज का फूल है। एक बोलिए, एक जना बोलिएगा। उनको बर्नार्ड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा राहुल, ठीक है, ये देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप आप लगाते रहेंगे और ये डिबेट लंबी चलती रहेगी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप में फंसने से बेहतर है कि मैं जरा ये यादव साहब के पास चला जाता हूँ। यादव साहब, अभी आप संत समाज को बर्बादी की वजह बता रहे थे। आप 90% संत समाज को आप कह रहे थे कि ये तमाम अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम वोट बैंक और ध्रुवीकरण के सहारे ही समाजवादी पार्टी उम्मीद जताए बैठी है कि हम एक बार सत्ता में आ जाएंगे? अच्छा, मैं अशोक यादव जी, आप मेरे पास समय नहीं है। चंद्र साहब, मैं चाहूंगा कि वो जवाब दें। मेरे पास 1 मिनट का समय है, बस मेरे पास 1 मिनट का समय। चंद्र साहब, ठीक है, चंद्र साहब आप पर्याप्त बोले। चंद्र साहब आप पर्याप्त बोले। मैं ये कहता हूँ, ठीक है यादव जी, मेरा ये अनुभव है। अच्छा, मैं आपको जानता हूँ, जिस आश्रम पे जब भी छापे पड़े हैं आसाराम, मैं तो ये कहता हूँ, आसाराम बापू राम रहीम अगर पकड़े गए नहीं होते तो ये भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री होते। बताइए, बाबा को जब बैठा लेंगे आप, बाबा मठ का मालिक होता है, मठ में बैठता है, जनता की समस्याओं से रूबरू नहीं होता है वो। अब इतने इनके पास लोग थे, मुख्यमंत्री बाबा जी को क्यों बनाया था? क्यों कि बाबा थे भाई, आप उन्हें बनाई जनता के आदमी को, जिसका परिवार हो, जिसका अपना अपराधी एक व्यक्ति होता है। अपराधी एक व्यक्ति होता है। यादव जी, आप इतने एक्सपीरियंस होने के बाद, आप एक पार्टी के बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद, आप एक अपराध को पूरे समुदाय से जोड़ दे रहे हैं। जी को रख लेंगे, हमें आपत्ति नहीं होगी। नहीं, आप एक अपराध को पूरे समाज से जोड़ देंगे, कैटेगरी में आप रखेंगे तो पूरे समाज से जोड़ देंगे, कराई जाएगी। ये तो संभव नहीं हो सकता ना। ये तो संभव नहीं हो सकता। अगर 4 लोग अपराधी हैं तो क्या वो पूरी जात, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरा समुदाय अपराधी हो जाएगा? एक मिनट, अपराध के नाम से जाना जाएगा? जब ये समाजवादी पार्टी के, नहीं सुन लो, जब ये अरे सुनिए ना मेरी बात, जब ये समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी को गुंडा कहते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा। आप बीजेपी को कुछ भी कहिए, मैं कोई आपसे सवाल नहीं करूंगा, ना ही कोई आपत्ति दर्ज करवाऊंगा। आप संत समाज पर आवाज उठा रहे हैं ना, आप संत समाज को कह रहे हैं। नेताओं को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक समाज नहीं है वो। 1, 2, 3 या 4 घटना के आधार पर ये नहीं हो सकता सर, मेरी डिबेट में ये नहीं हो सकता। आप ना तो मौलवियों को यहाँ पर आप 1-2 मौलवी की वजह से, आप क्या सारे मौलवी ऐसे होते हैं? मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आप 1-2 संत की वजह से ये क्या पूरा समाज ऐसा होता है, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आपके राजनीतिक हित हो सकते हैं, आपके राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, मेरा कोई ना तो राजनीतिक हित है ना ही स्वार्थ है, और इसलिए मैं इसको यहां पर एक्सेप्ट नहीं होने दूंगा, ऑन रिकॉर्ड नहीं जाने दूंगा। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।